हेलो गाइस, क्लास 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये फोर्थ वीडियो है और आज के वीडियो में हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स यानी कि कार्बन फैमिली की जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। अगर ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो ग्रुप 14 के एलिमेंट का फर्स्ट मेंबर कार्बन होता है, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लेरोबियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं और इनको कंबाइंडली हम कार्बन फैमिली एलिमेंट्स भी कहते हैं। अगर इसके सबसे फर्स्ट मेंबर कार्बन की बात करें तो कार्बन जो होता है वो अर्थ क्रस्ट पे 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, यानी कि इससे पहले 16 और एलिमेंट हैं जो इससे भी ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, लेकिन 17th नंबर पे कार्बन अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। सिलिकॉन की अगर हम बात करें, सेकंड मेंबर जो है इसका सिलिकॉन है। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो होता है अर्थ क्रस्ट पे सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, यानी कि इससे ज्यादा सिर्फ अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन ही मिलती है। सेकंड नंबर पे सिलिकॉन सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। अगर हम बात करें जो कार्बन है, कार्बन जो है वो एयर में भी प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, लेकिन इसकी परसेंटेज जो होती है बहुत कम होती है, 0.03% के आसपास इसका अमाउंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कार्बन जो होता है मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट है वर्ल्ड का, क्योंकि ये सब जगह सब तरह के कंपाउंड्स बना पाता है। ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में, क्योंकि कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, स्मॉल साइज होता है, टेट्रावैलेंसी होती है। इन सभी प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन का नेचर कैसा होता है, वर्सेटाइल नेचर होता है, यानी कि ये इजीली सभी तरह के एलिमेंट के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर देता है। साथ साथ में अपने मतलब सेल्फ लिंकिंग की भी प्रॉपर्टी इसमें मिलती है और इसमें ब्रांच बनाने की भी प्रॉपर्टी होती है। इन सभी की वजह से ये कैसा है, वर्सेटाइल नेचर का है। ठीक है, इसके अलावा इसका इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट सच एज डाइहाइड्रोजन, डाइऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सल्फर प्रोवाइड्स एन एस्टोनिशिंग एरे ऑफ मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम द लिविंग टिश्यू एंड टू ड्रग एंड प्लास्टिक्स। तो वही है कि कार्बन जो होता है वो कार्बन बहुत सारी जगह पे मिलता है। ये बहुत सारे अदर एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, इन सभी से भी रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल एलिमेंट बोलते हैं। इसमें बहुत सारे मतलब जो एनिमल हैं उनके टिश्यूज में, मतलब अपनी बॉडी में भी कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि चाहे वो कार्बोहाइड्रेट ले लो, चाहे उसको फैट को ले लो, चाहे प्रोटीन ले लो, इन सभी में भी क्या होता है, इन सभी में भी कार्बन ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जितनी भी मेडिसिन हैं वो भी सारे के सारे ऑर्गेनिक, मैक्सिमम जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होते हैं उनमें सभी में क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। यानी कार्बन जो होता है मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट है वर्ल्ड का। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसमें सारे के सारे जो हैं वो कार्बन ही कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम जानते ही हैं कि कार्बन ही होना चाहिए। कार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स जो होते हैं उन्हीं को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। कार्बन के अगर हम बात करें तो कार्बन के नेचुरली अकरिंग दो क्या हैं, आइसोटोप हैं, या यूं कह दें कि कार्बन जो है उसके 3 आइसोटोप मिलते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 14 जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जिसकी हाफ लाइफ जो होती है वो 5770 ईयर, इतनी ज़्यादा इसकी हाफ लाइफ होती है। इसीलिए इसका यूज जो है वो जो फॉसिल्स होते हैं उनकी रेडियो एक्टिव डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग या रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग भी बोल देते हैं, सिर्फ कार्बन डेटिंग में इसकी यूज़ किया जाता है। किसका, कार्बन 14 का यूज़ है ना। कार्बन डेटिंग किसके लिए यूज़ किया जाता है, एज डिटर्मिनेशन के लिए, किसी भी फॉसिल की एज डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कार्बन डेटिंग का यूज़ किया जाता है। और कार्बन डेटिंग में कार्बन का C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ किया जाता है। सेकंड हम बात करें, सेकंड एलिमेंट है सिलिकॉन। सिलिकॉन के बारे में मैंने बताया सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पे। इसके अलावा अगर हम बात करें, सिलिकॉन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सिरेमिक्स, ग्लास और सीमेंट इंडस्ट्री में। थर्ड जो एलिमेंट है, थर्ड कौन सा है इसका, जर्मेनियम। जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेस, जर्मेनियम का अमाउंट बहुत कम होता है। जर्मेनियम के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है टिन। टिन की अगर हम बात करें तो टिन अकर एनली कैसिटेराइट। कैसिटेराइट जो होता है वो टिन ऑक्साइड को बोलते हैं। टिन ऑक्साइड एक क्या है, टिन का ओर है, ओर ऑफ टिन। ओर ऑफ टिन क्या है, SnO2। टिन ऑक्साइड जो होता है इसका कॉमन नेम है कैसेटराइट। और लेड जो होता है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है लेड। नेक्स्ट जो एलिमेंट है कौन सा है, लेड, ये वाला लेड। तो लेड जो होता है वो PbS मतलब लेड सल्फाइड, और लेड सल्फाइड का कॉमन नेम होता है गैलेना। यानी कि ये जो एलिमेंट है, नीचे वाले जो एलिमेंट है वो बहुत कम अमाउंट में प्योर फॉर्म में मिलते हैं, ये इनके कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और लास्ट जो एलिमेंट है वो है फ्लेरोवियम। फ्लेरोवियम जो होता है वो सिंथेटिक है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है।
और इसका जो होता है अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर यूज टू मेक ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर। ये इसका यूज है यार, इसको याद, ये तो आपको पता ही है कि ये जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, जर्मेनियम और टिन दोनों ही क्या है आपके, जर्मेनियम और सिलिकॉन, सॉरी टिन नहीं, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही क्या है, मेटलॉइड हैं। और मेटलॉइड जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं, और सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांजिस्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अल्ट्रा प्योर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं। लास्ट जो एलिमेंट है फ्लेरोबियम। फ्लेरोबियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 114 होता है, मास नंबर 289 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है रेडॉन 5f14 6d10 7s2 एंड 7p2। तो ये 7p2 यहाँ पे ये भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नॉर्मल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अच्छा, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ns2 np2, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर। अच्छा, ये जो है अगर इसकी हम बात करें फ्लेवरियम की, तो इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ओनली इन स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में होता है, हाफ लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड इट्स केमिस्ट्री इज़ नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड येट। तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ना, पीरियड नंबर 7 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री अभी पता ही नहीं है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होगी। तो जब भी हम स्टडी अब करेंगे तो हम किसके बारे में स्टडी करेंगे भाई, स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं, ये कार्बन से लेके और लेड तक के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप नंबर 14 में हम इनकी ही एलिमेंट की स्टडी करेंगे। द इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 लिविंग फ्लेरोवियम आर गिवन इन टेबल 11.3। इस टेबल में सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, इनको हम आगे जैसे जैसे चलेंगे तो वो भी डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता है इनके, जैसे एटॉमिक नंबर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन सभी के आपके एटॉमिक नंबर तो पता ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम बात करते हैं, इसके अलावा रेडियस और इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखें तो यहाँ पे जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये है 2s2 2p2। यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स क्या हैं, डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट हैं, डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट। ठीक, अगर सिलिकॉन लें, सिलिकॉन में 3d में कोई इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, लेकिन थर्ड सेल से डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 3d ऑर्बिटल यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3d में इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं और 4d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। यहाँ पे 4d प्रेजेंट है, 5d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, ये 5th पीरियड के। और आगे वाले में देखेंगे तो इनमें सिर्फ कार्बन को छोड़ के आगे वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो कहाँ पे आपको दिखाई देगा, लेड में। इसके अलावा पहले ग्रुप नंबर 13 में हमने पढ़ा था, लेड से पहले जो था वो था टीएल, है ना, थैलियम जो था, उसके बारे में सेम चीज़ें जो थैलियम के बारे में हमने पढ़ा, वही सारी चीज़ें किसके लिए आएंगी, लेड के लिए। क्योंकि लेड में जो है वो 4f14 यानी कि और 5d10, यानी कि यहाँ पे f और d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और f और d जो हैं उनकी जो शील्डिंग होती है ना, शील्डिंग जो होती है, शील्डिंग को मैं क्या लिख दूँ, सिग्मा, वो बहुत कम होती है। इसीलिए इनकी वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यानी कि लेड में जो सबसे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, 7s2 और 7p2, ये जो इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स में से जो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर जेड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से जेड ये जो हैं वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा किस में होगा, लेड के केस की हम बात कर रहे हैं। तो लेड में इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें दिखाई देगा। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई नई चीज़ नहीं है। आगे हम बात करते हैं इनकी एक एक प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले कोवलेंट रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस फ्रॉम
कार्बन टू सिलिकॉन। कार्बन के अगर ये देखें तो कार्बन फिर सिलिकॉन, कार्बन से सिलिकॉन कंसिडरेबल चेंज है, मतलब इंक्रीज है, 77 से 118 ये होगा। देयर आफ्टर सिलिकॉन टू लेड ए स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस इज ऑब्जर्व्ड, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल इन हैवियर मेंबर्स। आगे जो है यहाँ से सिलिकॉन से आगे अब जब चलते हैं, सिलिकॉन से नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है कौन सा है, सिलिकॉन के बाद में जर्मेनियम। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन से जर्मेनियम की तरफ जाते हैं, तो इससे पहले मतलब जर्मेनियम में क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो मतलब 3D में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और 3D में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसमें शील्डिंग जो होगी डी की कम होती है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है ना। सिलिकॉन टू स्मॉल इंक्रीज, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ सबशेल। ठीक है, सेम यहाँ पे भी क्या होगा, एफ जो सबशेल आएंगे 4f के इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 4f सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होने लगते हैं, और 4f की जो शील्डिंग होती है वो भी कम होती है। क्लियर, समझ में आया। तो इन सभी का रीजन जो है वो यहाँ पे तो सही है, जैसा होना चाहिए, टॉप टू बॉटम अगर मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो इंक्रीज होना चाहिए, तो यहाँ तो इंक्रीज ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो इंक्रीज होना चाहिए, वो वैसा इंक्रीज नहीं है। और इसका रीजन है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जर्मेनियम से लेके, जर्मेनियम हो गया, चाहे वो उसको आगे टिन ले लो, चाहे लेड ले लो, तो इन सभी में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो डी और एफ सबसेल्स में जा रहे हैं, और डी और एफ सबसेल की जो शील्डिंग होती है वो बहुत कम होती है, और शील्डिंग बहुत कम होने की वजह से इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, जेड इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। या फिर यूं कहें, डिक्रीज होने का मतलब है कि जितना इंक्रीज होना चाहिए वो इंक्रीज नहीं हो पाती है, तो इसीलिए इनका साइज जो है वो लगभग सेम होता है। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 मेंबर्स इज हाई, देन करेस्पॉन्डिंग ग्रुप 13, ग्रुप 14 से ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ग्रुप नंबर 13 पहले आएगा, फिर ग्रुप नंबर 14 आएगा। ग्रुप नंबर 13 और 14 की अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 13 और 14 में से जो दोनों के अगर कंपेयर करोगे, जैसे पहले मेंबर की कंपेयर कर लो, ग्रुप नंबर 13 का जो एलिमेंट है बोरोन है और यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन का साइज जो होता है बोरोन से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि कार्बन, बोरोन और कार्बन में दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है पी में जा रहा है, इसमें पी में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरोन से कार्बन में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया और एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, शील्डिंग पे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पी में ही जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कोई सेल बीच में हुआ मतलब ऐड ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो पहले वाले जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो तो दोनों में ही सेम है, तो सिग्मा तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, सिग्मा तो क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए इसमें कार्बन में एक प्रोटॉन ऐड हुआ जो न्यूक्लियस में, उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया और इसका क्या इंक्रीज हो गया, साइज जो है वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की जो है वो कम होगी, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट हो गया क्योंकि इनका साइज छोटा हो गया। द इन्फ्लुएंस ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन इज विजिबल हेयर ऑल्सो। इन जनरल वही है ना, इन जनरल द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब हम बात करते हैं, जो मेन बात है ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स जो हैं उनकी बात करते हैं। ग्रुप 14 में कार्बन है, कार्बन के बाद सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। ये इस तरह के होना चाहिए। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो डिक्रीज तो हो रही है, देखो यहाँ पे भी डिक्रीज तो हो रही है। कार्बन से सिलिकॉन जा रहे हैं तो एक प्रॉपर डिक्रीज हुआ है, इसमें 1086 था और इसमें 786 है, तो यहाँ पे तो एक प्रॉपर डिक्रीज है। और यहाँ पे आप देखो साइज से ही कंपेयर कर लो यार, साइज यहाँ पे एप्रिशिएबल साइज है, मतलब कंसिडरेबल साइज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ पे साइज जो है वो लगभग सेम ही है, तो इनकी भी आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो हैं वो भी क्या होंगी, लगभग सेम ही होंगे। डिक्रीज
मतलब डिक्रीज नहीं होंगी उतनी, ठीक है। तो डिक्रीज भी हुई है तो कितना हुआ, 786 से 761 हो गया, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है क्योंकि साइज भी तो उतना ही इंक्रीज हुआ था, ठीक है। साइज से बिल्कुल आप कोरिलेट कर सकते हो क्योंकि साइज जो होता है, साइज जो होती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जस्ट रिवर्स होती है। अगर साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, ठीक। यहाँ पे भी आप देख लो लेड और इसमें तो एक तरह से लेड की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। टिन की आयनाइजेशन एंथैल्पी 708 था और लेड की आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई 715। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जहां हमने यहाँ पे बताया था ना इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है, यहाँ पे 7s के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत इंक्रीज हो गया है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, लेड में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए लेड की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा हो जाती है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो कार्बन की सबसे ज़्यादा दिख ही रहा है यहाँ पे, उसके बाद सिलिकॉन की, उसके बाद जर्मेनियम की, उसके बाद यहाँ पे लेड की ज़्यादा हो जाती है ना। तो थोड़ा देखना यहाँ पे ये इसको आप ट्रेंड को अच्छे से याद रखना। लेड की जो होती है वो टिन से क्या होती है, कम, और रीज़न क्या लिखेंगे हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए जी, ये सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इससे पहले वाला ग्रुप 13 के अगर आपने देख लिया है तो वही सेम पैटर्न पे हम ये ग्रुप 14 भी पढ़ रहे हैं, सेम वैसा ही दे रखा है, बस इसमें प्रॉपर्टी जो है वो कैसे चेंज हो रही है वो आपको देखनी है, बाकी दोनों ही ग्रुप का सेम ही है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं, लगभग सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है और इसकी 1.8, और इनकी लगभग 1.5 1.6 इतनी ही होती है, 1.5 से लेके 1.6। तो लगभग इनकी देखो 1.5 1.6 1.8, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है। और इसका रीज़न है ड्यू टू स्मॉल साइज द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप 13। ग्रुप 13 से ग्रुप 14 की तरफ जाएंगे तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स जो होते हैं उनका साइज ग्रुप 13 से कम होगा, इसीलिए इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सिलिकॉन टू ऑलमोस्ट सेम, है ना। तो मैंने बताया ना सेम होती है, लगभग सेम है। और सेम होने का रीज़न क्या है, इनका लगभग साइज जो है वो भी लगभग क्या है, सेम है। थोड़ा सा साइज में डिफरेंस है कार्बन में, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है। क्लियर है। तो ये हमारी हुई कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, देखो ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप 14 आर सॉलिड। पहली बात, ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट्स जो हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड हैं। पहला पॉइंट। कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल। यार इसमें इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं, कार्बन और सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल। वैसे सिलिकॉन जो होता है मेटलॉइड होता है ना, जर्मेनियम इज मेटलॉइड, सिलिकॉन भी मेटलॉइड ही होता है ना। वैसे ज़्यादातर प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती हैं, तो ये जो है कार्बन जो है वो प्योरली नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है मेटलॉइड हैं, वेयर एज टिन एंड लेड आर सॉफ्ट मेटल। नीचे वाले जो एलिमेंट हैं टिन और, यहाँ पे देख लो टिन और लेड जो है वो दोनों क्या हैं आपके सॉफ्ट मेटल। ऊपर वाले कंप्लीटली, ये कंप्लीटली नॉन मेटल, ये मेटलॉइड, ये आपके मेटल्स। तो ये इस ग्रुप में तीनों तरह के एलिमेंट्स आ गए, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। melting point and boiling points of group 14 elements are much higher than those of corresponding group 13। मतलब ग्रुप 13 से ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबके सारे के सारे ज़्यादा होते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेम उसी पैटर्न पे पढ़ेंगे जैसे हमने ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फर्स्ट जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। पहले इसको समझ लो यार, सारा का सारा यहाँ पे दो ही चीज़ें, इनर्ट पेयर इफेक्ट आ रहा है और वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। एक एक करके हम पहले बात कर लेते हैं। कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो कार्बन जो होता है इसका हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है और ये मेनली क्या फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन जो होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के बारे में हायर मेंबर शोज +2 ऑक्सीडेशन ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f एंड 5d सबसेल। ये इसके लिए नहीं, नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए, हायर का मतलब नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इंपॉर्टेंट बात है, देखो यार
देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन, इसकी बात करते हैं पहले। कार्बन जो है वो +4 में ज़्यादा स्टेबल है, सिलिकॉन जो है वो +4 में स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें वो +2 में ज़्यादा स्टेबल है। लेड जो है वो +2 में स्टेबल ज़्यादा है। टिन में दोनों ही मिलते हैं, +2 भी मिलता है और +4 भी मिलता है। लेकिन टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें, तो टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करोगे तो +4 की टेंडेंसी तो डिक्रीज होती है और +2 की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ शो करेगा, लेड में। +4 सबसे ज़्यादा कहाँ शो करेगा, कार्बन में। ठीक है, तो ये चीज़ दे रखी है। अगर हम +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, 3 में ही कंपेयर करें, नीचे वाले, ऊपर वाले में तो +2 होता ही नहीं है। तो ये जर्मेनियम में सबसे कम है, फिर उसके बाद टिन में, और सबसे ज़्यादा लेड जो होता है +2 में स्टेबल होता है। और इसका रीज़न भी क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। वही इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं कई बार समझा चुका हूँ, बार बार इसको नहीं समझा रहा हूँ। तो अगर जर्मेनियम +2 स्टेबल में है, जर्मेनियम जो है +2 में है और उसको +4 में जाने का मौका मिले, तो ऑब्वियसली +4 उसकी ज़्यादा स्टेबल है। और जब +2 से +4 जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जर्मेनियम +2 वाला जो कंपाउंड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरह से अगर हम बात करें लेड की, लेड +4 में ज़्यादा स्टेबल, लेड +4 में लेस स्टेबल है, +2 में मोर स्टेबल है, क्योंकि सबसे नीचे है ना, तो मोर स्टेबल है। तो +4 से +2 में जब आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, कार्बन जो होता है, एक इंपॉर्टेंट बात है ना, अगेन वही है, कार्बन और बोरोन, बोरोन और कार्बन के लिए सेम बात है। कार्बन कैन नॉट एक्सीड कोवैलेंसी मोर देन 4 बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो कार्बन में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड में या सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। इसीलिए कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 4, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, NS2 NP2, यही होता है। तो इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 4, क्योंकि S में 1 ऑर्बिटल होता है और P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कार्बन की 4 हो सकती है। लेकिन इसके नीचे वाले जो एलिमेंट हैं, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, टिन हुआ, लेड हुआ, ये सभी की कोवैलेंसी 6 तक क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। हैलाइड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स लाइक SiF6, GeCl6, SnOH6। मतलब इन सभी की कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 6 तक हो सकती है, कार्बन की नहीं हो सकती। हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज sp3d2। इनमें अगर कोवैलेंसी अगर 6 होगी तो कोवैलेंसी 6 वैलेंसी या कोवैलेंसी 6 के लिए जो हाइब्रिडेशन आता है वो कौन सा आता है, sp3d2 आता है। और जो शेप आ जाएगी इसकी वो कौन सी आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल इनकी शेप आएगी। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और मेन चीज़ जो है वो +2 और +4 वाला अगर आपको समझ में आ गया है कि ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं उनमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे जैसे नीचे आते हैं, स्पेशली यहाँ पे टिन की बात करें या लेड की बात करें, सबसे नीचे वाला लेड की बात करें तो लेड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। बस इतनी सी बात यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, चाहे तो एक बार पढ़ लीजिए, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन कैसे होती है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको हम पढ़ भी चुके हैं कई बार। ऑल मेंबर्स व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड्स, ऑक्साइड बनाएंगे। ऑब्वियसली ये एलिमेंट जो भी हैं वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्साइड्स बनाएंगे। लेकिन ऑक्साइड्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोऑक्साइड और एक होते हैं डाइऑक्साइड, MO एंड MO2। ये 2 टाइप के ऑक्साइड हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको शॉर्ट में मैं लिख दिया, उसको आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कोई भी एलिमेंट है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, 2 तरह का ऑक्साइड बनेगा, EO और EO2। मोनोऑक्साइड EO और डाइऑक्साइड EO2। E जो है वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड कोई भी हो सकता है। अब मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है न्यूट्रल होता है, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक होगा, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड भी एसिडिक होगा, और टिन और लेड मोनोऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होंगे। ये तो मोनोऑक्साइड के नेचर की बात हो गई। ठीक है, ये नेचर यार डायरेक्ट याद ही रखना है, इसका कुछ ऐसा नहीं है, लॉजिक कुछ नहीं होता। इसको तो जब डिसॉल्व करेंगे और इनके एसिडिक और बेसिक टेस्ट लगाएंगे एसिड बेस के लिए, तो जो नेचर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है,
कैसे होता है ये मैं बता सकता हूँ। न्यूट्रल का मतलब है अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ना तो वो एसिडिक नेचर दे रहा है ना बेसिक दे रहा है, वो न्यूट्रल है। अगर वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में अगर वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी कि ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहा है, तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर रेड को ब्लू कर दे रहा है तो वो बेसिक होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे एसिडिक हैं। टिन डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड PbO2 ये जो है वो एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट हैं, चाहे कोई सा भी हो, कार्बन, ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक और क्या है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के जो होंगे वो एसिडिक या न्यूट्रल प्रॉपर्टी शो करेंगे, और जिनकी मेटेलिक नेचर होगा वो कैसे शो करेंगे, एम्फोटेरिक शो करेंगे। ठीक है, नीचे वाले जो एलिमेंट हैं लेड और टिन, ये दोनों ही मेटेलिक हैं। तो मेटेलिक हैं तो मेटल्स होते हैं या तो बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये जो हैं वो दोनों ही लेड और टिन के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप एक बार रीड कर लो। ये बात है कि इनके नेचर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट फॉर्म द मोस्ट एसिडिक डाइऑक्साइड। देखो यार, यहाँ से अगर देखो डाइऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ से देखो एसिडिक से फिर एम्फोटेरिक जा रहे हैं, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जो है वो सबसे मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो पहला आंसर है कार्बन। दूसरा है इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हमने बात की, नी टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जा रही है। तो ये जो है वो +2 में मोर स्टेबल होगा, है ना, मोर स्टेबल +2 में ये होगा। और सबसे ज्यादा +4 में मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो +2 की बात कर रहा है तो लेड जो है वो +2 में मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट है यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की तरह कौन यूज होंगे, सेमीकंडक्टर दोनों ही मेटलॉइड जो हैं वो सेमीकंडक्टर की तरह यूज होते हैं। ये हमने लाइन अभी पढ़ी हुई थी। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही क्या हैं, सेमीकंडक्टर की तरह यूज किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है रिएक्टिविटी टूवर्ड वाटर। वाटर के साथ में रिएक्शन कैसे होती है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, न तो कार्बन डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करता है, ना सिलिकॉन ना जर्मेनियम। ठीक है, टिन जो होता है वो स्टीम के साथ में रिएक्शन करके, टिन जो है स्टीम के साथ में हीट किया जाता है तब टिन ऑक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन रिलीज करता है। लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टिन की रिएक्शन जो होती है वो वाटर से होती है। और वाटर वो भी कैसा होना चाहिए, गैसेस स्टेट में, यानी कि स्टीम होगा तभी, स्टीम फॉर्म में होगा और हीट करेंगे तभी टिन ऑक्साइड बनता है। जबकि रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो कोई सा भी अफेक्ट नहीं होता। लेड के अनअफेक्ट होने के पीछे रीजन इसका क्या है, इसके ऊपर लेड ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर हो सकती है। ठीक है, होता लेड भी अफेक्ट नहीं है, यानी कि लेड भी वाटर से रिएक्शन नहीं करता। यानी कि ग्रुप 14 के एलिमेंट में सिर्फ एक टिन स्टीम से रिएक्शन करता है, रिमेनिंग कोई नहीं करता। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्टिविटी टूवर्ड हेलोजन। हेलोजन के साथ में रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बड़ी कॉम्प्लेक्स है आपको देखने में, लेकिन इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है कि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को अगर मैं ई मानता हूं, ये हेलोजन से रिएक्शन करते हैं तो दो तरह के हेलाइड्स बनाते हैं, EX2 और EX4। क्यों बनाएंगे, क्योंकि +2 और +4 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अवेलेबल होते हैं। तो जो डाई हेलाइड्स होते हैं वो कौन बनाता है, कार्बन के अलावा सारे के सारे डाई हेलाइड बनाते हैं, क्योंकि कार्बन तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल है। ठीक है, अच्छा यहां पे X4 लेड जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसीलिए लेड ब्रोमाइड जो लेड टेट्रा ब्रोमाइड और लेड टेट्रा आयोडाइड ये जो हैं वो नहीं बनते हैं। ठीक है, ये दोनों ही नहीं बनते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक चीज और, लेड के साथ साथ में यहाँ टिन जो है वो भी +2 और +4 में ज्यादा मिलता है। यानी कि इसमें अगर टिन में अगर हम देखें, टिन में अगर आप देखोगे तो +2 स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल है, +4 जो है वो कम स्टेबल है। इसीलिए टिन जो है वो ये टेट्राहेलाइड बना तो देता है, टेट्राहेलाइड बना तो देता है लेकिन कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो EX4 आर कोवलेंट इन नेचर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है ना, चाहे वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हो, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड हो, इस सारे के सारे का नेचर कैसा है, कोवलेंट। लेकिन टिन, ये इसको नोट कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टिन जो टिन टेट्राक्लोराइड फ्लोराइड और लेड टेट्राफ्लोराइड, ये दोनों फ्लोराइड तो बनता है। देखो यहाँ पे पीवी के केस में हमने बोला था ना, पीवी के केस में फ्लोराइड तो बनता है, कौन सा नहीं बनता पीवी के केस में, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो नहीं बनता, फ्लोराइड तो बनता है।
और फ्लोराइड जो बनता है वो कैसा बनता है, लेड टेट्रा फ्लोराइड जो होता है वो कैसे नेचर का होता है, आयोनिक नेचर का होता है, आयोनिक नेचर का। ठीक है, आयोनिक नेचर का क्यों होगा, क्योंकि लेड की उसमें फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन जो है इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सेम यहाँ पे टिन फ्लोराइड, टिन टेट्रा फ्लोराइड जो है इसके लिए भी सेम बात है, टिन टेट्रा फ्लोराइड भी आयोनिक नेचर का होता है। बात करें अगर थर्मल स्टेबिलिटी की, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेलाइड डिक्रीज द डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो इनकी जो टेट्राहेलाइड जो बने हैं इनकी स्टेबिलिटी जो होगी वो डाउन होगी। ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट की लें, जैसे कार्बन ही ली, कार्बन की फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइन इनकी लें, या तो भी क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। यानी कि चाहे तो कैटायन की बात करें, चाहे हम एनाइन की बात करें, ठीक है, चाहे कैटायन की बात करें चाहे एनाइन की बात करें, किसी का भी साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो कार्बन से सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड इधर की साइड में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, कैटायन बोले या सेंट्रल मेटल बोले, तो सेंट्रल एटम ही बोले, मेटल क्या है, सेंट्रल एटम जो है उसकी साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे जो है हेलोजन जो है उसकी साइज इंक्रीज हो रही है। तो किसी की भी साइज इंक्रीज हो, थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ डाईहेलाइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, डाईहेलाइड जो हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, इसीलिए टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे डाईहेलाइड्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि कार्बन CX2 क्यों नहीं बनाया, तो मैंने आपको बता ही दिया, कार्बन जो होता है वो X2 फॉर्म में नहीं बनता है। कहाँ है, यहाँ पे लिखा भी था, यहाँ पे ये लिखा है, डाईहेलाइड जो होता है वो कार्बन में, कार्बन का डाईहेलाइड नहीं फॉर्म होता है। तो ये आपको समझ में आई होगी रिएक्टिविटी टूवर्ड हेलोजन। इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। दीज एलिमेंट कैन फॉर्म हेलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2 एंड MX4, ये मैंने बताया डाईहेलाइड्स और टेट्राहेलाइड्स फॉर्म होंगे, एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन जो होता है उसमें डाईहेलाइड नहीं बनते हैं। ऑल अदर मेंबर रिएक्ट डायरेक्टली विद हेलोजन अंडर सुटेबल कंडीशन टू मेक हेलाइड्स। मोस्ट ऑफ टेट्राहेलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर, सारे क्या होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। द सेंट्रल मेटल एटम इन दीज हेलाइड्स अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल इन शेप। इन सभी में ये जो टेट्राहेलाइड्स हैं इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इन एलिमेंट्स का वो क्या होगा, sp3, और sp3 जो होता है वो कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप के होते हैं। क्लियर। एक्सेप्शंस आर SnF4 एंड PbF4, ये मैंने बता दिया, ये SnF4 और PbF4 जो होते हैं वो कैसे नेचर के हैं, आयनिक नेचर के हैं। PbI4 does not exist because PbI bond is initially formed during the reaction does not release enough energy to unpaired electrons। देखो यहाँ पे बता ही दिया मैंने, PbI4 और PbBr4 ये जो हैं वो नहीं बनते हैं, क्योंकि PbI जो बॉन्ड है, PbI बॉन्ड में जो एनर्जी रिलीज होती है वो सफिशिएंट नहीं होती, जिससे मतलब 6s2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा पाए। या यूं कह दो सिंपल सा कि Pb जो होता है उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट है, यानी कि Pb में जो 6s2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए ब्रोमीन और आयोडीन के साथ में ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करके टेट्राहेलाइड्स नहीं बनाते हैं। एंड एक्साइट वन ऑफ देम हायर ऑर्बिटल एंड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड लेड एटम। वही है सारा का सारा, इसी चीज को जो हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट जो पढ़ा था उसी को इस तरह से दूसरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। हेवियर मेंबर्स जर्मेनियम टू लेड आर एबल टू मेक हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2। MX2 मतलब डाईहेलाइड सभी बना पाते हैं, सिर्फ कार्बन नहीं बना पाता, जर्मेनियम से और लेड तक के सभी बनाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डाईहेलाइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये मैंने बता ही दिया, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। कंसीडरिंग द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल, थर्मल स्टेबिलिटी एंड केमिकल स्टेबिलिटी, GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। अच्छा यहाँ पे एक चीज और बात करते हैं, देखो जर्मेनियम टेट्राहेलाइड और जर्मेनियम डाईहेलाइड, इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा, जर्मेनियम टेट्राहेलाइड जो होता है, जर्मेनियम टेट्राहेलाइड जो है दिस इज
मोर स्टेबल देन जर्मेनियम डाइहैलाइड। जर्मेनियम जो होता है वो ऊपर वाला ये वाला एलिमेंट है, तो इसका टेट्राहैलाइड मोर स्टेबल है। जैसे जैसे नीचे की साइड में आएंगे वो डाइहैलाइड्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी। यहाँ सबसे लास्ट वाला है जो है PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4। सबसे नीचे वाला एलिमेंट यानी कि लेड जो है इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि PbX4 जो है वो लेस स्टेबल है PbX2 से। रीजन क्या है, वही इनर्ट पेयर इफेक्ट है, जिसको कई तरह से अलग अलग तरह से समझाया जा सकता है। तो रीजन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्रा क्लोराइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज। जो हेलोजन है टेट्रा हेलाइड जो है ना, ये जो एलिमेंट्स जो हैं जिनके टेट्रा हेलाइड्स हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को छोड़ के जितने भी टेट्रा क्लोराइड्स हैं वो इजीली क्या हो सकते हैं, हाइड्रोलाइज हो सकते हैं बाय वाटर, बिकॉज द सेंट्रल एटम कैन एकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द डी ऑर्बिटल। कार्बन में जो होता है वो डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसीलिए कार्बन जो होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता, या वाटर के साथ में रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। जबकि जैसे कार्बन के नीचे वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के जब वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो सिलिकॉन जो है यहाँ पे ये सिलिकॉन ने बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं। अब सिलिकॉन के पास में क्या है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सिलिकॉन के इस मेटल के पास में क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में क्या होगा भाई, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आके वाटर के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आके बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक OH बॉन्ड जो है, एक Cl हट जाएगा और एक OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सेम इसी तरह से सारे Cl हट के सब जगह पे OH फॉर्म हो जाएगा, और इस तरह से SiOH होल 4, SiOH होल 4 या फिर H4SiO4, इसको हम बोलते हैं सिलिसिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4H+ आयन डोनेट कर सकता है। तो सिलिसिक एसिड जो है वो फॉर्म हो जाता है जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं। इसी तरह के रिएक्शंस जो हैं वो नीचे वाले सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड की बात करें तो जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड में भी इस तरह की रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड जो है वो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से कम स्टेबल है। इसके बाद नीचे वाले एलिमेंट जो है टेट्राक्लोराइड के फॉर्म में कम स्टेबल हैं, तो वो भी कम ही बन करेंगे। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है। तो इसको एक बार रीड कर लो। हाइड्रोलाइसिस कैन बी अंडरगोन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ SiCl4। इट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस इनिशियली एक्सेप्टिंग बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही मैंने बताया कि जो वाटर के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उनको एक्सेप्ट करेगा ये इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल में, और उससे क्या बनेगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल इन डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है उसमें जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वाटर के वो आएंगे और बॉन्ड फॉर्म होगा। फाइनली लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ SiO4 इज शोन इन बिलो। SiO4 बोले या फिर H4SiO4 बोले, दिस इज सिलिसिक एसिड फॉर्म होता है। यानी कि अगर हम बात करें सिंपल सा लिखें SiCl4, इसकी रिएक्शन जब हम 4H2O से करवाते हैं तो यहाँ से हमें बनता है S4SiO4 सिलिसिक एसिड प्लस यहाँ पे 4HCl भी रिलीज हो जाते हैं। क्लियर है, ये रिएक्शन होती है वाटर के साथ में जब टेट्रा क्लोराइड्स जो होते हैं उनको हीट किया जाता है, या टेट्रा क्लोराइड की जब वाटर से रिएक्शन करवाई जाती है। क्लियर है, ये हमारी हुई हेलोजन के साथ में रिएक्शन। इसके साथ में एक क्वेश्चन भी दे रखा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। SiF6 इज नोन वेयर एज SiCl6 इज नॉट, गिव द रीजन। देखो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का साइज होता है वो कार्बन से थोड़ा सा ही बड़ा है, मतलब कार्बन जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। हाँ, इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है, लेकिन अगर इसके चारों तरफ फ्लोरीन लगेगा, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन 6 फ्लोरीन लग सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो होता है फ्लोरीन का वो छोटा होता है और क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। इसके बाद और देखें तो आयोडीन का और बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो
इजीली फॉर्म हो सकता है, ये तो फॉर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन में अगर ये बड़े साइज के जब क्लोरीन लगाए जाते हैं तो क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पे 6 क्लोरीन एकोमोडेट नहीं हो पाते, 6 क्लोरीन एकोमोडेट नहीं हो पाते। और 6 क्लोरीन जब एकोमोडेट नहीं हो पाते तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड जो है, इस आयन में 6 क्लोरीन नहीं लग सकते, मैक्सिमम 4 लगेंगे। 4 के साथ में SiCl4 तो बन रहा है, लेकिन 6 क्लोरीन एकोमोडेट नहीं हो सकते क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है रीजन, द मेन रीजन आर 6 लार्ज क्लोराइड आयन कैन नॉट बी एकोमोडेट अराउंड द Si4 सिलिकॉन आयन के ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ साइज, क्योंकि सिलिकॉन का साइज छोटा होता है। इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ द क्लोराइड आयन एंड सिलिकॉन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लोन पेयर और यहाँ पे क्लोरीन, इसके साथ में जो रिएक्शन होगी ना, या यूँ कहें सिलिकॉन और क्लोरीन के बीच में जो इंटरेक्शन है, बॉन्ड जो है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। 2 रीज़न है, इसके साथ इसका साइज बहुत बड़ा है और साइज बड़ा होने के साथ साथ में जो बॉन्ड है वो भी वीक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।